द टेम्पेस्ट ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और ये बहुत ही फेमस प्ले है। इसकी इंट्रोडक्शन ये है कि ये टेम्पेस्ट प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, लेकिन इसकी कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है। लेकिन जो मानी जाती है वो यही है कि 1610 से 1611 के दरमियान में लिखा गया था और ये शेक्सपियरियन एज में लिखा गया था। इसकी कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं कि कब लिखा गया और कब पब्लिश हुआ। और ये बहुत ट्रैजिक और कॉमिक थीम्स के ऊपर है। और इसकी जो शेक्सपियर की फ़र्स्ट फोलियो है उसमें ये उस लिस्ट में आता है ये, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस प्ले है। इसके जो करेक्टर्स हैं वो है प्रॉस्पेरो, मिरांडा, एरियल, कैलिबान, अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो एंड फर्डिनेंड। ये इसके मेन करेक्टर्स हैं। इसके अलावा भी इसके करेक्टर्स हैं, लेकिन वो इसमें इतना ज़्यादा उनका रोल नहीं है। तो ये इसके मेन करेक्टर्स हैं। सब करेक्टर्स इसके और हैं, वो अलग हैं, वो थोड़े से हैं। तो मेन करेक्टर्स अगर हमें पता हो तो इसकी जो स्टोरी है वो हम कवर कर सकते हैं, वो हमें इसकी समझ आ जाती है। सबसे पहले प्रॉस्पेरो है जो कि मिलान का किंग है। उसके बाद मिरांडा है जो कि प्रॉस्पेरो की बेटी है। एक एरियल है जो कि प्रॉस्पेरो की स्लेव है। ये एक स्पिरिट है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। उसके बाद कैलिबान है जो कि प्रॉस्पेरो का स्लेव है। उसके बाद अलोंसो अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स है। और सेबेस्टियन ये अलोंसो का ब्रदर है। अंटोनियो जो कि प्रॉस्पेरो का ब्रदर है। और फर्डिनेंड अलोंसो का बेटा। अब कहानी स्टार्ट होती है कि एक तूफ़ान है जो कि समंदर में है और उस समंदर में इस तूफ़ान में एक कश्ती फंसी हुई है। ये शिप जो है ये बहुत बुरी तरह इस तूफ़ान का शिकार हो जाती है। अलोंसो की बेटी की शादी थी, वहाँ से ये शिप आ रहा था और शिप में सब लोग बहुत डरे हुए हैं। जहाँ ये शिप डूब रहा है उसके पास ही एक आइलैंड है, जहाँ एक बाप और उसकी बेटी इस शिप को तूफ़ान में फंसे हुए देख रहे हैं। मिरांडा इस शिप को तूफ़ान में देखकर बहुत परेशान होती है और उसे कहीं ना कहीं यकीन है कि ये तूफ़ान मेरे ही बाप ने बनाया है। उसको पता था कि उसका जो फादर है वो ब्लैक मैजिक का यूज़ करता है, तो अपने ब्लैक मैजिक से ही इसने ये तूफ़ान क्रिएट किया है। अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉस्पेरो इस शिप में बैठे लोगों को तंग क्यों कर रहा है। तो आज से 12 साल पहले इसका एक राज है जिसकी वजह से ये ऐसा तंग कर रहा है। तो प्रॉस्पेरो अब मिरिंडा को अपने पास्ट के बारे में बताता है, क्योंकि मिरांडा कहती है कि प्रॉस्पेरो को कि वो इस शिप में बैठे लोगों को क्यों तंग कर रहा है, इसको क्या मिलेगा इनको तंग करके। फिर मिरांडा उस राज को फाश कर देता है, उसको बताता है। वो कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी बेटी को अपने उस पास्ट के बारे में बताऊं। ये बताता है कि 12 साल पहले इसके भाई अंटोनियो ने इसके किंगडम पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि ये किंग था मिलान का, बट इसको इतनी ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं थी किंगशिप में। तो इस वजह से इसके भाई अंटोनियो ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इसके किंगडम पर कब्ज़ा कर लिया और इसको और इसकी बेटी को किडनैप करके समंदर के किनारे फेंक दिया। और फिर प्रॉस्पेरो ने वहाँ से इस आइलैंड पर आया और इस आइलैंड पर आके उसने फिर यहाँ पे अपनी ज़िंदगी शुरू की। ये बताते ही प्रॉस्पेरो अपनी मैजिक से मिरांडा को सिला देता है और एरियल को बुलाता है कि शिप में क्या हो रहा है उसको इसका हाल अहवाल बताए। तो एरियल कहता है कि मालिक, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे अच्छे काम के बदले आप मुझे आज़ाद कर देंगे। प्रॉस्पेरो ने कहा कि तुम मत भूलो कि इस चुड़ैल साइक्रोक्स से मैंने तुम्हें बचाया था। और इस पर एरियल ने माफ़ी मांगी। कैलिबान जो कि प्रॉस्पेरो से बहुत गुस्सा रहता है और नफ़रत भी करता है, क्योंकि प्रॉस्पेरो ने इसकी मदर चुड़ैल साइक्रोक्स को मार दिया था और इस आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया था। यानी कि
ये जो आइलैंड है इस पर पहले एक चुड़ैल थी साइक्रोक्स। वो उसका यहाँ पे राज था, वो रहती थी। और कैलिबान उसका बेटा है और एरियल उसकी एक स्लेव थी। और एरियल एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक स्पिरिट है। तो प्रॉस्पेरो ने इस चुड़ैल को मार दिया और उसकी जो शक्तियाँ थी वो अपने पास ले ली और उसके कैलिबान बेटे को अपना स्लेव बना लिया और एरियल को आज़ाद करवाया इससे साइक्रोक से, और फिर उसको भी अपना स्लेव बना लिया। एरियल खुद को गायब करके इस शिप के पास जाता है और वहाँ सब कुछ बिखर चुका होता है। वहाँ से फर्डिनेंड को आइलैंड पर प्रॉस्पेरो के पास ले आता है। तब मिरांडा पहली बार किसी दूसरे शख्स को देखती है, क्योंकि इसने अपने फादर के अलावा आज तक किसी भी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा था। फर्डिनेंड मिरांडा की तारीफ़ करता है और वो उसे देखते ही इसके प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि उसने अपने फादर के अलावा कभी किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा था। तो सेकंड टाइम वो किसी ह्यूमन बीइंग को देखती है तो वो उसके प्यार में पड़ जाती है। प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को अपना स्लेव बना लेता है, उससे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करवाता है। दूसरी तरफ अलोंसो और इसके सब साथियों को जब होश आता है तो वो खुद को समंदर के किनारे सेव पाते हैं। पर वो अलोंसो समझता है कि शायद उसका बेटा फर्डिनेंड समंदर में डूबकर मर गया है। एंटोनियो ने सेबेस्टियन को मशवरा दिया कि तुम्हारा भाई सो रहा है, तुम इसे मार दो और इसके किंगडम पर कब्जा कर लो। इसने प्रॉस्पेरो के किंगडम पर कब्जा किया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि एरियल इससे पहले कि वो उसे मार देते अलोंसो को उठा देता है। जब भी वो इरादा बनाते हैं कि वो अलोंसो को मार दें, एरियल उनके इरादों को नाकाम बना देता है। दूसरी तरफ कैलिबान अलोंसो के 2 नौकरों से मिलता है जो कि इस शिप से इधर आइलैंड पर आ गिरे थे। ये इनको कहता है कि तुम लोग प्रॉस्पेरो को मारने में मेरी हेल्प करो, मैं ज़िंदगी भर तुम लोगों की गुलामी करूँगा। प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड से बहुत हार्ड वर्किंग करवाता है। तब मिरांडा यहाँ आती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका फादर फर्डिनेंड से इतना काम करवा रहा है। प्रॉस्पेरो ये सब देख रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो इस बात से खुश भी होता है कि उसकी बेटी फर्डिनेंड को पसंद करती है। जब प्रॉस्पेरो को कैलिबान के गलत इरादों का पता चलता है तो वो इन दोनों को मार देता है। दूसरी तरफ एंटोनियो, अलोंसो और सेबेस्टियन सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एरियल इनको बताता है कि सालों पहले तुमने प्रॉस्पेरो के साथ गलत किया था, उसका अंजाम तुम भुगत रहे हो। फिर एरियल इन तीनों को आइलैंड पर ले जाता है और प्रॉस्पेरो इनसे बदला लेने की बजाय इनको माफ़ कर देता है और प्रॉस्पेरो फिर मिलान का किंग बन जाता है। अलोंसो अपने बेटे को ज़िंदा देखकर बहुत खुश होता है और इन दोनों की शादी करवा देते हैं और प्रॉस्पेरो एरियल को फ्री कर देता है। इसके साथ ही इस प्ले का एंड हो जाता है। नेक्स्ट इसके थीम्स हैं। सबसे पहला फॉरगिवनेस ऐसे है कि फुल प्ले होता है, उसके बाद सारी गलतियां माफ़ करके प्रॉस्पेरो बदला लेने की बजाय क्या करता है, उनको माफ़ करता है। और अलोंसो भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी किया, मैंने एंटोनियो का साथ दिया तो मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि उसका जो बेटा फर्डिनेंड होता है वो उससे प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा से जो है वो लव करता है, तो वो उससे शादी करना चाहता है। तो अलोंसो भी देखता है कि प्रॉस्पेरो ने हमें माफ़ कर दिया, तो फिर वो भी जो है ना उससे माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद क्वेस्ट फॉर नॉलेज है। तो इसमें ऐसे आता है कि जो प्रॉस्पेरो है वो अपने किंगडम में जब उसको किंगशिप मिली होती है मिलान में, तो वो उसको अच्छे से उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाता। वो नॉलेज के लिए क्वेस्ट होती है, उसको होता है कि किसी तरह मैं नॉलेज जो है ना इसको हासिल कर लूँ। तो वो अपनी किंगशिप के दौरान क्या करता है, अपने किंगडम को टाइम कम देता है और अपने मैजिक के नॉलेज को टाइम ज़्यादा देता है। बुक्स रीडिंग करता है मैजिक के नॉलेज के लिए और अपनी किंगशिप को देखता नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एंटोनियो ने जो है ना वो इसके किंगडम पे कब्जा किया था। तो ये अपने नॉलेज के इसका क्वेस्ट होता है इसको, ठीक है।
उसके बाद थर्ड वाला है पावर। पावर ऐसे है कि इसमें जो टेम्पेस्ट है इसमें मुख्तलिफ़ लोगों के पास मुख्तलिफ़ टाइम पे पावर आई है। जिसके पास जैसे जैसे पावर आई उसने अपनी अपनी पावर का यूज़ किया है। किसी ने अच्छा यूज़ किया है, किसी ने बुरा यूज़ किया है। तो पावर जो होती है ना इसको ये तो होती है एक अथॉरिटी, लेकिन लोग इसको गलत और सही यूज़ करते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ हुई है पावर। सबसे पहले जब प्रॉस्पेरो प्रॉस्पेरो सही से अपने किंगडम को नहीं देखता तो अंटोनियो क्या करता है, उसके पास पावर होती है, वो उसको किंगडम के लोगों को साथ में लाता है। तो क्या करता है, प्रॉस्पेरो को वहाँ से निकाल देता है और वहाँ उस पर खुद जो है ना वो कब्ज़ा कर लेता है। उसके बाद प्रॉस्पेरो, इसके पास मैजिक का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इसके पास पावर है। ये क्या करता है, अपने मैजिक की पावर से साइक्रोक्स को मार देता है। ठीक है। उसके बाद कैलिबान जो है इसके पास पावर नहीं थी, इसको दो स्लेव मिलते हैं, उनको साथ में लाते हैं, इसके पास पावर आती है। ये चाहता है कि ये क्या करिए, प्रॉस्पेरो को मार दे, लेकिन उल्टा क्या होता है, वो इनको ही मार देता है। तीसरी तरफ जब अलोंसो है वो अपने किंग का राजा है, लेकिन क्या है कि वो परेशान है, वो सो जाता है। तो जो अंटोनियो है वो उसको भड़काता है सेबेस्टियन को कि तुम क्या करो, जैसे मैंने अपने भाई के किंगडम पे कब्ज़ा किया था, तुम भी अपने भाई अलोंसो के किंगडम पे कब्ज़ा कर लो। तो यहाँ पे सेबेस्टियन भी क्या करता है, पावर का यूज़ करता है कि उसका जो भाई है वो डिसपावर है और मैं पावरफुल हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर कब्ज़ा कर लेता हूँ। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जिसके पास भी पावर आई उसने अपनी अपनी पावर का गलत और सही इस्तेमाल किया है। उसके बाद आता है द चार्म ऑफ कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म होता है कि हम किसी भी जगह पे जाकर उसको कलोनाइज्ड कर लेते हैं। एक होते हैं कलोनाइज्ड और एक होते हैं कि जो उस पे उसको कलोनियलिज्म करते हैं, और एक होते हैं कलोनाइज्ड। कलोनाइज्ड वो होते हैं जो कि उस कलोनी का शिकार होते हैं, और कलोनियलिज्म वो करते हैं जो कि वहाँ पे आके दूसरी जगह से आके तो वहाँ पे जैसे प्रॉस्पेरो ने क्या किया था, प्रॉस्पेरो समंदर पे आए तो उसने वहाँ से आइलैंड पे जाके तो साइक्रोक्स पे जो है ना वो उसको वहाँ पे वैसे आया रहने के लिए, और बाद में क्या किया उसने साइक्रोक्स को मार दिया। उसको पहले कलोनाइज किया, उसके बाद उसको मार दिया और वहाँ पे अपनी हुकूमत की। ठीक है, ये होती है कलोनलाइजेशन। तो ये था ये सारा। इसके बाद इसका टाइटल सिग्निफिकेंस आ जाता है कि इसको टेम्पेस्ट का नाम क्यों दिया गया। तो टेम्पेस्ट का नाम इसलिए दिया गया कि इसमें सिर्फ इसी चीज़ को नहीं देखा गया कि यहाँ पे एक फिज़िकली जो है ना वो टेम्पेस्ट था, एक तूफ़ान था, इस चीज़ को नहीं देखा गया, बल्कि ये भी चीज़ देखी जा रही है कि उनके जहनों में कैसे तूफ़ान थे। अब प्रॉस्पेरो है तो उसके जहन में तूफ़ान बरपा था कि मैंने क्या करना है, मैंने नॉलेज को गेन करना है, उसको क्वेस्ट थी नॉलेज की। ठीक है। उसके बाद उसका भाई था, उसको उसके दिमाग पे वो तूफ़ान बरपा था कि मैंने क्या करना है, मैंने इसका जो किंगडम है अपने भाई का वो उससे जो है ना वो हड़प लेना है, उससे ले लेना है। इस तरह हर किसी के माइंड में एक उसको किसी ना किसी चीज़ को लेके पैशन थी। ठीक है, वो उसके लिए पागल था, उसकी दिमाग में एक तूफ़ान बरपा था कि मैंने ऐसा करना है। किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो जाना, उसके लिए पागल हो जाना मैडली, इस चीज़ को भी तूफ़ान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉर्म थे सभी को ना। तो उसके पास प्रॉस्पेरो के पास मैजिक का स्टॉर्म था, तो उसने अपने मैजिक के थ्रू क्या किया, वहाँ पे एरियल को कह के तो एक तूफ़ान बर्पा करवाया। ठीक है, ये तो एक फिज़िकली था, बाकी इनके अपने अपने माइंड में भी कुछ तूफ़ान थे। ठीक है, तो ये था इसका टाइटल सिग्निफिकेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, आप इसको दोबारा एक दफ़ा सुने, इसकी कहानी को, इसके करेक्टर्स को देखें, इसकी कहानी को सुने, आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।